हाँ तो बच्चों, इस रोटेशनल मोशन के एपिसोड नंबर 8 में हम लोग देखेंगे दो कणों से मिलकर बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दो कणों के मिलने से बना है तो उसका द्रव्यमान केंद्र हम लोग किस भांति निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे m1 द्रव्यमान है और यहाँ पे m2 द्रव्यमान का कोई कण है और ये सिस्टम का नाम हो गया AB और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, तो D है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि माना AB कोई वस्तु है, माना AB कोई वस्तु है, निकाय है जो M1 एवं M2 द्रव्यमान वाले M1 एवं M2 द्रव्यमान वाले दो कणों के संयोग से बना है, दो कणों के संयोग से बना है तथा दोनों कण d दूरी पर स्थित है। d दूरी पर मान लेते हैं x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित हैं। तो सममिति से, तो सिमेट्री से इनका XCM, इनका YCM एवं ZCM शून्य होगा। यानी यहाँ पे पक्का है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो M1 और M2 मास वाले दो कणों के मिलने से बना है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे होगा, इसी एक्स एक्सिस पे होगा, ये Y या Z एक्सिस पे नहीं होगा। अब इसका सेंटर ऑफ मास हम किसी पॉइंट C पर मान लेते हैं, किसी पॉइंट C पर मान लेते हैं। माना इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र पॉइंट C पर स्थित है, पॉइंट C पर स्थित है। जो अब मान लेते हैं कि ये इससे D1 दूरी पर है और इससे D2 दूरी पर है। यानी AB जो ऑब्जेक्ट है जो M1 और M2 द्रव्यमान वाले कणों के मिलने से बना है तो इसका सेंटर ऑफ मास हमने कहाँ मान लिया, तो पॉइंट C पे हमने इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया। और ये C पॉइंट जो है वो M1 से D1 डिस्टेंस पे और M2 से D2 डिस्टेंस पे सेपरेट है। तो ये भी लिख सकते हैं जो स्थित है जो M1 से D1 तथा M2 से D2 दूरियों पर स्थित है, D2 दूरियों पर स्थित है। तो अगर इसका XCM खोजे तो क्या होगा, तो इसका XCM क्या होगा बोलो। तो XCM के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको 0 से शुरू कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं ओरिजिन और ये आके D पे ख़त्म हो जाता है, D दूरी पे है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं क्या कि हम लोग जानते हैं XCM = 1/m और सिग्मा MI XI, ये हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए क्या हो सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ 1/m का मतलब दो ही कण है तो M1 + M2
और इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो m1x1 प्लस m2x2 हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे xcm इक्वल टू 1/m1 प्लस m2 और इसका m1x1 का तो 0 हो गया और प्लस m2 का क्या हो गया, d हो गया। m2 यहाँ से कितना दूरी पर है, d दूरी पर, यानी इसको ओरिजिन मानते हैं तो 0 से चलते चलते ये d पे खत्म होगा। तो इसका xcm क्या हो गया, तो इसका xcm हो गया m2d बाई m1 प्लस m2, ये इसका xcm हो गया। और इसका ycm 0 और इसका zcm भी क्या हो गया, 0। क्योंकि इसी तरह अगर आप ycm पता करना चाहते हैं तो इसको कैसे लिख सकते थे, तो ycm इक्वल टू 1/m और ये क्या हो गया सिग्मा mi yi, तो ये 1/m के जगह पर m1 प्लस m2 और इसका क्या हो जाता, तो m1y1 प्लस m2y2, तो y1 भी 0 है और y2 भी 0 है, तो ये टोटल 0/0 समथिंग 0, यानी ये y और z का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, टोटल 0 हो जाता। उसी तरह अगर आप ZCM लेते तो वैसे लेते 1/m लेते सिग्मा mi zi, इसका मतलब m का 2 कण है तो दोनों का मास, और इसका मतलब m1z1 प्लस m2z2, तो ये तो x एक्सिस पे ही है ना, y पे है ना z पे है, तो z1 भी यहाँ 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो ये फिर 0 हो जाएगा। तो हम लोग इतना लिखने के बजाय डायरेक्ट xcm यहाँ लिखे और xcm को निकाल दिए, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हुआ। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हुआ m2d बाई m1 प्लस m2 फिर 0 फिर 0, ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ, यानी ये इसका निर्देशांक हुआ। अगर बच्चों मान लें कि ये जो पॉइंट C है वो M1 से D1 दूरी पर और M2 से D2 दूरी पर स्थित है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर उस रूप में हम चाहें सेंटर ऑफ मास पता करना, कि ऐसे लिख सकते हैं कि यदि M1 से D1 दूरी पर, M1 से D1 दूरी पर C स्थित है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ सेंटर ऑफ मास के लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं m1 प्लस m2, यानी सेंटर ऑफ मास पे दोनों है, कितना इसका पोजीशन है यहाँ से, तो ये D1 के बराबर है, यहाँ से D1 के बराबर, तो m1 का पोजीशन क्या हो गया, तो ये 0 हो गया, और m2 का पोजीशन क्या हो गया, तो m2 का d हो गया, m2 का d हो गया। तो ऐसे भी हम लोग चाहें कि ये d1 पता कर ले, ये d1, तो d1 बराबर क्या हो जाएगा, m2d बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसको लेते हैं यहाँ से, इसको मिटा भी सकते हैं कहिएगा, तो यहाँ तक दिख रहा है, चलो, तो फिर लिख सकते हैं कि यदि M2 से D2 दूरी पर C स्थित हो, तो M2 से D2 दूरी पर, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं M1 प्लस M2, और यहाँ क्या लिख सकते हैं D2, ठीक है। और यहाँ अगर इधर से आएंगे तो M1 का 0 है, M2 का 0, अगर इधर से आते हैं तो इसका 0 और इसका यहाँ से D हो जाएगा। तो
M1 का क्या हो जाएगा, M1 का D हो जाएगा, और M2 का क्या हो जाएगा, तो MT का 0। हम लोग लिखते ही हैं इसका पोजीशन वेक्टर, जैसे M1 का, फिर M2 का, और फिर सेंटर ऑफ मास का लिखते हैं। तो एक बार इधर से गए थे, एक बार इधर से आए, तो M2 से अगर D2 दूरी पर हो तो सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है, M1 और M2 टोटल होता है, और उसका दूरी कितना है, D2 है। तो फिर M1 का कितना हो गया यहाँ से, तो D, और M2 का कितना, तो 0, वहीं पे रहा। तो अब यहाँ अगर D2 की बात करें, अगर यहाँ D2 को रोक ले तो क्या बचेगा, M1D बाई M1 प्लस M2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से D1 का वैल्यू भी पता कर सकते हैं इधर से या उधर से। नाउ अगर D1 बाई D2 कर दे तो क्या होगा, D1 बाई D2 करते तो क्या होगा, तो यहाँ पर M2D बाई M1 प्लस M2, और फिर बाई आएगा तो ये उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 बाई M1D। तो इससे ये कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, तो D1 बाई D2 इजकल टू M2 बाई M1। यानी द्रव्यमानों का अनुपात उनके दूरियों के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, M1 बाई M2 इजकल टू 1 बाई D2 बाई 1 बाई D1, ऐसे भी, या इसको 1 बाई M1 बाई 1 बाई M2 लिख सकते हो। तो द्रव्यमानों का जो अनुपात है ना, उनकी दूरियों के व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर होता है, क्योंकि ये जाएगा तो फिर ये कैसे, अगर उल्टा कर दिए हैं यहाँ पर, यहाँ M2 है ना और यहाँ क्या है, M1 है, तो M2 ऊपर देखो यहाँ पे उल्टा है, ये D1 है तो ये M2 है, और ये D2 है तो ये M1 है। यानी D1 बाई D2 तो M2 बाई M1, यानी इस रूप में ये द्रव्यमान केंद्र होता है। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा, मतलब ये पता चलेगा कि अगर ये दो कण से मिलने से बना है M1 और M2 से, और M2 बड़ा है M1 से, तो द्रव्यमान केंद्र बीच में नहीं होकर M2 की ओर भागेगा। इससे कितना रेशियो भागेगा, इसे हम लोग इससे पता कर सकते हैं, ये वाले इक्वेशन से। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे अगले एपिसोड में कुछ और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड टॉपिक को।